हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 6 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम साइंस के और सीडीपी के और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है हमें? असुनाल चुंबक अति प्रबल चुंबक है। कारण दिया हुआ इसका, असुनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो कथन दिया गया है कि जो असनाल चुंबक है वो एक प्रबल चुंबक है, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि इसके जो दोनों ध्रुव हैं वो पास में आ जाते हैं, इसलिए एक ये एक प्रबल चुंबक है। तो असनाल जो चुंबक है वो इस तरह बनाई जाती है, यानी घोड़े का जो नाल है उसकी शेप रहती है। वैसे एक ये छड़ चुंबक होती है, क्या होती है? छड़ चुंबक होती है, पर इसकी शेप को घोड़े के नाल के जैसा बनाया जाता है, इसलिए इसके जो दोनों ध्रुव है वो पास में आ जाते हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परबल हो जाता है। यानी इसका जो कथन दिया गया है कि असनाल चुंबक एक परबल चुंबक है, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि ध्रुव है जो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, इसलिए एक ये परबल चुंबक है। तो कथन ए भी सही है, और आर इसका जो कारण दिया है वो उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। इसमें आएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी बी जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट रहेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन है किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखा बनाने का उद्देश्य है। यानी पानी का जो जहाज है उसको धारा रेखा बनाने का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या दिया? तरल कर्षण को निम्न करना, दूसरा है उत्प्लावन में वृद्धि करना, तीसरा है विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना, और चार है जहाज का घनत्व कम करना। तो हम जहाज की जो शेप होती है उनको ऐसा इसलिए बनाते हैं, जो घर्षण है वो कम से कम रहे, यानी जो तरल घर्षण है उसको कम करने के लिए, कि जैसे ही घर्षण कम होगा तो उसको तैरने के लिए या जो जहाज होता है एरोप्लेन वगैरह उनको उड़ने के लिए आसानी रहेगी। तो क्या रहेगा? तरल घर्षण को निम्न करने के लिए जो जहाज का जो ढांचा है, जो शेप है वो इसी शेप में बनाई जाती है, ताकि जो घर्षण है वो कम से कम रहे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट रहेगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है थर्ड क्वेश्चन? किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन या घी बनाने में निम्न चरण निहित होते हैं, यानी किन चरणों के द्वारा घी को बनाया जाता है वो आपको दिया है। कि सबसे पहले क्या दिया जाता है? दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है। ठीक है, फिर दूध का दही जमाया जाता है, दही को अपकेंद्र में विलो कर मक्खन अलग किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा जब हम दही जमाते हैं, फिर उसमें वो जो मशीन है उसके द्वारा अपकेंद्रण द्वारा मक्खन अलग किया जाता है। तो वो बड़े बड़े जो डेयरी संयंत्र है वहां पे भी किया जाता है, पर वो मशीनें चेंज हो जाती है। दही को अपकेंद्रण में विलोकर मक्खन अलग किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है, चार, मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जाता है। फिर पांच पे क्या है? छान कर पैक किया जाता है। यानी पांच हमें चरण दिए गए हैं कि इन चरणों के द्वारा घी या मक्खन बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है कि उपयुक्त में से कौन से चरण भौतिक परिवर्तन है और कौन से चरण रासायनिक परिवर्तन है वो आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन की पदार्थ जैसे पहले था उसके जो गुण या क्वालिटी जो पहले थी वो बाद में भी सेम रहती है। ठीक है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक में क्या होगा? जो उसकी क्वालिटी पहले थी परिवर्तन के बाद में वो चेंज हो जाती है। जैसे दूध का दही हम बनाते हैं, पहले दूध था, बाद में वो दही बन गया, तो उसके जो गुण है वो चेंज हो गए। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन। फिर दूध का दही जमाया, गुण चेंज हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब क्या है? दही को अपकेंद्रण में विलो कर, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ अपकेंद्रण विधि का उपयोग करके मक्खन अलग किया है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन आएगा। ठीक है, ए भौतिक परिवर्तन है और सी भौतिक परिवर्तन है। बी क्या किया हमने? रासायनिक परिवर्तन किया। अब क्या है? मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन या घी प्राप्त
किया जाता है। तो ये क्या आएगा, एक स्वच्छ मक्खन, यानी अलग अलग हो जाएंगे, मक्खन अलग हो जाएगा, उसमें जो अशुद्धियां थी वो अलग हो जाएंगे, तो गुण चेंज हो गया। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। और ई क्या, छान कर पैक किया जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ए क्या है, भौतिक परिवर्तन। सी क्या है, भौतिक परिवर्तन। और ई क्या है, भौतिक परिवर्तन। ऐसा हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है। और सी, जो बी और कौन सा डी जो दिया हुआ है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, बी और डी। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जिसमें ए भौतिक परिवर्तन, फिर सी आएगा और फिर ई आएगा। क्या आएगा फिर, सी के बाद में ई आएगा। तो ए सी ई वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ए सी ई कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सी ई 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। फिर केमिकल चेंज हमने क्या किया, बी और डी को किया है सिर्फ। रासायनिक परिवर्तन क्या किया हमने, बी और डी को। ऐसा दिया हुआ है हमें 4 नंबर ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान कीजिए। यानी ए बी सी डी जो हमें बहुलक दिए गए हैं उनकी पहचान करनी है, किसके आधार पर, उनके उपयोग दिए गए, यूज दिए गए हैं कि किस काम में ये जो बहुलक है वो यूज हो रहे हैं। तो पहला जो ए दिया हुआ है उसका क्या उपयोग दिया गया है हमें, नाजुक वस्तु की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। बी जो बहुलक है उसका क्या उपयोग दिया है, विद्युत तारों में बाहरी जो विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त किया जाता है, जो वायरिंग की जाती है उसके बाहर जो कवर होता है उसमें प्रयुक्त होता है बी जो बहुलक है। सी के विद्युत उपकरण निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। और डी जो बहुलक है उसका क्या उपयोग है, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब हमें क्या देखना है, ए बी और सी और डी जो दिए गए हैं बहुलक वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ए जो बहुलक आएगा वो कौन सा आएगा, ए बहुलक आएगा हमारा पॉलीस्टीरीन। जो नाजुक वस्तुओं की जो पैकिंग होती है वो किससे की जाती है, पॉलीस्टायरीन से की जाती है, यानी ए में आएगा पॉलीस्टायरीन। पहचान हो गई। अब विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह काम में लिया जाता है, तो वो होती है पीवीसी। किसकी होती है, पीवीसी की होती है। ठीक है, फिर सी आएगा विद्युत उपकरण निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो सी आएगा हमारा बेकेलाइट। क्या, सी आएगा बेकेलाइट। और डी क्या बच गया, पॉलिस्टर। बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है, पॉलिस्टर बहुलक होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दिया गया, जो हमने ए किया पॉलीस्टाइरीन 1st नंबर, जो ऑप्शन है बी में किया पीवीसी की, जो बाहर जो कवर होता है पीवीसी क्या होता है, विद्युत रोधी होता है ये। सी बेकेलाइट किया और डी पॉलिस्टर किया, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन है, राधिका दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए, कि जो बल्ब का उद्दीपन है वो मंद हो जाए, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। पहला क्या दिया, एक सेल को एक चाक के टुकड़े से बदलना चाहिए। दूसरा है एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। तीसरा दिया है एक बल्ब को धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। 4 दिया हुआ है एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। इसमें क्या रहेगा कि जो चौक प्रयुक्त करेंगे तो वो तो विद्युत रोधी हो जाएगा, यानी कुछ अलग होगा, तो ये तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या आया है इसमें, अब आएगा कि एक सेल को एक धातु की तार, धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, सेल को धातु की तार से बदलेंगे तो धारा तो उसमें से बहेगी, यानी प्रवाह होगा विद्युत का, पर जो उद्दीपन है वो मंद हो जाएगा, क्योंकि एक सेल जो है वो हमने कम कर दिया है। एक सेल की को एक धातु के तार के टुकड़े से हम बदलेंगे तो उद्दीपन मंद हो जाएगा, तो 5 का जो सेकंड ऑप्शन है बी वो राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ए शर्करा को सी में विघटित करता है, इस प्रक्रिया को
डी कहते हैं। डी गूथे आटे में बुलबुले उत्पन्न कर एल में वृद्धि करता है। तो आपको फाइंड करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी और डी और ई क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है और बी सी ये क्या हो। ए क्या आएगा हमारा, ए आएगा ईस्ट, कि ईस्ट का उपयोग करके हम जो ब्रेड का अन्य बेकरी उत्पाद है इसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, कि जो उत्पाद हमने लिए हैं उसको छोटे छोटे उसमें ईस्ट से क्या हो जाता है, उसमें जो उसका वो बढ़ जाएगा, और उस क्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यानी ए पता चल गया हमें, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, प्रोसेस है उसको किण्वन बोलते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है। जो ए है क्या लिया हमने, ईस्ट लिए, वो क्या करता है, शर्करा को सी में विघटित करता है। तो सी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो चीज फूल जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो सी क्या आ गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन यानी ऐसे वो जो हमने लिया है उत्पाद, नहीं जो हमने प्रोडक्ट लिया है, उससे क्या होगा, वो चीज फूल जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन, यानी वो हवा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलते हैं। डी गुथे आटे में बुलबुले उत्पन्न कर एल में वृद्धि करता है। तो एल यानी ई में वृद्धि करता है। तो ई क्या आएगी हमारी, ई आएगी हमारी आयतन। किसमें वृद्धि करेगा, आयतन में वृद्धि करता है, यानी ए आएगा ईस्ट। इस प्रक्रिया को बोलेंगे किण्वन। और कौन क्या, किसको, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर देता है ए। फिर इस जो प्रोसेस है उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। और ई किसमें वृद्धि करता है, यानी आयतन में वृद्धि करता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही रहेगा, हमारे जो देखा है, ए की जगह ईस्ट आ जाएगा, किण्वन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वायवीय श्वसन बोलते हैं, और आयतन में, यानी जो सी ऑप्शन दिया गया है वो राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर। पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रावस्थाएं देखते हैं वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण है। निम्न में से कौन से कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो कथन क्या क्या दिया हुआ है, पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी किस किस के बीच में आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। यानी जब अमावस होती है तब चंद्रमा बीच में आता है, और जो चंद्र पूर्णिमा होती है तब पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य और चंद्रमा के। पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, ये कथन दिया गया है। 4 नंबर कथन क्या है, अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। 5 नंबर कथन क्या है, अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, पूर्णिमा के दिन क्या रहता है, पूर्णिमा के दिन होता है जब चांद हमें पूरा दिखाई देता है, उसी को हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का हमें पूरा जो सामने वाला हिस्सा है वो पूरा दिखाई देता है, यानी पूरा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या पूर्ण चंद्रमा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन क्या आएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब अमावस्या की बात करते हैं, तो अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा होता है वो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आता है। चंद्रमा किसके बीच में आएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आएगा, और इस दिन सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो अमावस्या जिस दिन हमें चंद्रमा का नहीं दिखाई देता रात को, वो अमावस्या होती है, और जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वो हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो अमावस्या के दिन तो चंद्रमा बीच में आता है पृथ्वी और सूर्य के। ठीक है, और चंद्रमा जो पूर्णिमा होती है उस दिन पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, यानी फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। ऐसा ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, हम फर्स्ट और सेकंड का, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन? मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार्य को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा है? यानी हमें मिलाना है कि जो कॉर्निया है उसका क्या काम है, परितारिका का क्या काम है, पुतली और दृष्टिपटल पक्षाभि पेशी, इनके क्या क्या काम है उसके हिसाब से हमें मिलाना है। तो कॉर्निया जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है और आंख की रक्षा करता है, यानी कॉर्निया आएगा हमारा जो 4 है उससे मिल जाएगा। ठीक है। अब बारी आई है परितारिका की। परितारिका क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कितना प्रकाश नेत्र में प्रवेश करना चाहिए और कितना नहीं, उसका वो काम होता है परितारिका, यानी सेकंड जो है वो मिल जाएगा हमारे फर्स्ट से। अब बारी आई पुतली की। ये पुतली का क्या काम है, इससे क्या होगा, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। पुतली से क्या होता है, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यानी 5 जो है वो इसमें आएगा पुतली वाले में, ये वाला। The light enters आई थ्रू इट, इससे प्रवेश करती है। अब बारी आई है दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल है वो क्या काम करता है, प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है। जो दृष्टिपटल है वो स्क्रीन का कार्य करेगा। ठीक है। तो जो 4 नंबर है दृष्टिपटल वो मिल जाएगा हमारे सेकंड से। अब बचा सिर्फ एक पक्षाभि पेशी, तो इसका क्या आएगा, लेंस को सही स्थिति में रखती है। जो पेशियां होती है वो क्या करती है, जो लेंस होता है हमारे आंख के अंदर उसको सही स्थिति में रखती है, यानी जो 5 है वो मिल जाएगा हमारे 3 से। तो हमने क्या मिलाया, कोर्निया को मिलाया है हमने 4 से, यानी फर्स्ट का आना चाहिए हमारा 4 नंबर ऑप्शन। तो फर्स्ट का 4 है बी नंबर में। फर्स्ट का जो 4 दिया हुआ है वो बी में दिया, बाकी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। बी को मिलाया हमने फर्स्ट से, ये भी ठीक है। सी को मिलाया है 5 से, यानी जो क्या होती है, पुतली होती है वो प्रकाश को एंटर करने देती है, यानी ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या दिया है? गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। पत्तियों में कैसा, जालिका रूपी। कथन क्या क्या दिया, जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। दूसरा कथन क्या दिया, रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। 3 दिया, जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के शिराविन्यास में कोई संबंध नहीं होता। तो कथन के हिसाब से आपको देख, जो कथन हमें दिया है ए, उसके हिसाब से देखना है कि कौन सा कारण सही रहेगा। ठीक है। तो क्या आएगा इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे, गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ें हैं। ठीक है। तो मूसला जो जड़ें होती हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसका जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। रेशेदार जड़ें क्या होगी, ऐसी पतली पतली महीन जड़ें होंगी। ठीक है। जड़ों और क्या होता है, जो मूसला जड़ें होती हैं वो दृढ़ता प्रदान करती है। क्या, मूसला जड़ें होती है वो पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है। रेशेदार जड़ें कमजोर होती हैं मूसला जड़ की अपेक्षा। तो क्या आएगा, जो मूसला जड़ें होती हैं उसमें क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ठीक है। तो ए जो कथन दिया है उसका समर्थन कौन कर रहा है, पहला ही जो दिया हुआ है कारण वो आएगा, जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये इसमें राइट हो जाएगा। यानी ए एवं एस सही है और ए का समर्थन एस करता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है वो आपको देखना है। फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। दूसरा दिया हुआ, पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं।
तीसरा दिया निषेचन के उपरांत परागण होता है। 4 दिया हुआ है परागण में बीज, वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। जो परागण है वो किसके द्वारा, बीज, वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, फैलते हैं। बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। बीजांड में क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है। अब इन पांचों में से आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। इसमें क्या आएगा कि फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, ये बात ठीक है। एक इसमें ठीक है, बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, यानी नर और मादा का जो निषेचन जो क्रिया जो संपन्न होगी वो बीजांड में संपन्न होगी। तो कौन सा आएगा, फूल है वो परिपक्व होकर क्या बनेगा, फल बनेगा। ठीक है, फूल है वो परिपक्व होकर फल बनता है जिसको हम उपयोग करते हैं। और ये जो क्रिया संपन्न होती है बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, यानी फर्स्ट और जो 5 दिया हुआ है वो इसमें राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला कथन क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों में से लड़ने में सहायता करती है। कारण क्या दिया है, एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो आपको देखना है कि इसका जो कारण दिया गया है कथन का वो सही है या नहीं, या दोनों ही गलत है। तो जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं डब्ल्यू बी सी, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी सी, और क्या बोलते हैं इनको, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारे शरीर की जो बाहरी जो जीव हैं जिनसे हमें रोग उत्पन्न, यानी संक्रामक रोगों से और जीवों जो बाहरी जीव है जो रोग उत्पन्न करते हैं उनसे लड़ने में रक्षा करती है हमारे शरीर की। इसलिए जो अपना ये आकार है ये बदलती रहती है, इनका आकार है निश्चित नहीं रहता कि कितने जीवों ने कैसे कितना आक्रमण किया, उसी हिसाब से ये अपना आकार चेंज करती रहती है। ठीक है, तो इनका आकार निश्चित नहीं रहता, आकार बदलती रहती है। इनका जो जीवन काल है वो कितना रहता है, 2 से 4 दिन का रहता है जीवन काल इनका। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी रोग उत्पादक जीवन से लड़ने में सहायता करती है और अपना आकार बदलती रहती है, यानी ए और आर दोनों सही आएंगे। और सही स्पष्टीकरण है आर का, ए का आर सही स्पष्टीकरण है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 12 नंबर, निम्न सारणी में 3 अभिमिश्रण द्रवों एक्स वाई जेड के द्रव्यमान और आयतन दिए गए हैं। एक्स का जो द्रव्यमान दिया हुआ है 4, आयतन दिया हुआ 1, वाई का दिया हुआ द्रव्यमान 8 और आयतन दिया गया है 10, जेड का दिया हुआ द्रव्यमान 6 और आयतन दिया गया 3। द्रवों की समान मात्रा 5 ml जल से भरी एक परख नली में डाली गई है। पर ऊपर से नीचे तरफ होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर कौन सा आएगा, जो हल्का होगा वही ऊपर रहेगा, भारी होगा वो नीचे रहेगा। तो जल का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल का कितना दिया गया है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी जो एक्स है, एक्स का घनत्व कैसे निकालेंगे, तो घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, घनत्व बराबर रहेगा मास बटा जो आयतन दिया हुआ है MyV घनत्व। तो एक्स का घनत्व कितना आ जाएगा 4/1, यानी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे जो y हमारा दिया हुआ है, y का कितना आ जाएगा 8/10, यानी 0.8 आ जाएगा इसका घनत्व y का। और z का कितना आ जाएगा 6/3, 6/3, तो इसका आ जाएगा 2, z का आ जाएगा 2। अब आपको देखना है कि ऊपर से नीचे का क्रम, ऊपर से नीचे का क्रम देखना है आपको। तो y का कितना निकाला हमने, y का निकाला है 0.8, यानी ये 1 से कम है, यानी जल से इसका घनत्व कम है। तो सबसे ऊपर तो यही रहेगा, क्या रहेगा, सबसे ऊपर जो हल्का है वो ही रहेगा। फिर आ जाएगा जल, जल का कितना दिया हुआ, क्योंकि 1 दिया गया है। फिर इसके बाद में किसका आएगा, 2 किसका निकाला है हमने, 2 निकाला था हमने जेड का, 2 निकाला था जेड का। और सबसे लास्ट में आएगा एक्स जिसका 4 निकाला था हमने।
तो वाई फिर आएगा जल, फिर आएगा जेड, फिर आ जाएगा एक्स, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसमें राइट रह जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी, या कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, वो आपको बताना है। तो ध्वनि की जो प्रबलता हम बढ़ाते हैं, तो प्रबलता क्या होती है, नए की आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की आवृत्ति जो पहले थी वो ही रहेगी। प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता से क्या मतलब है? यानी हम कान सुनने के लिए उस ध्वनि की क्यों है, प्रबल करेंगे, उसको ज्यादा कंपित करेंगे ताकि वो चीज हमें अच्छे से सुनाई दे, प्रबल ध्वनि उसे कहेंगे। तो वो आयाम पे निर्भर करती है, न कि ध्वनि की आवृत्ति पर। तो आवृत्ति जो पहले थी वो ही रहेगी, ठीक है, समान रहती है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं बताना है आपको। पहला है सेवन केवल द्रवों में गैसों में होता है। दूसरा क्या दिया, गैसों में विकीर्ण नहीं हो सकता। तीन दिया हुआ है चालन गैसों में हो सकता है। चार दिया हुआ है उष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम में एक साथ हो सकता है। तो इसमें सही नहीं बताना है आपको, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि नहीं बताना है या हाँ बताना है। तो देखिए इसमें चालन किन किन विधियों का प्रयोग किया गया है, चालन का किया गया है, संवहन का किया गया है, ठीक है, और गैसों में विकिरण का किया गया है, ठीक है। तो उष्मा के संधारण के लिए जो चालन होते हैं वो लगभग ठोस में यानी सीधे संपर्क में कोई वस्तु आएगी, जब उष्मा का जो स्थानांतरण होगा उसको चालन कहते हैं। सेवन होता है द्रवों में, यानी द्रवों में जब उष्मा का स्थानांतरण होगा, यानी पहले एक कण गर्म होगा, फिर वो क्या होगा, दूसरे को उष्मा का स्थानांतरण करेगा, यानी उष्मा उसमें जाएगी, ठीक है। तो उसमें सहवन होता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, सहवन बोलते हैं। और जो गैसें हैं उसमें क्या होता है, विकिरण विधि से उष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। तो यही इसमें राइट रहेगा कि गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, गैसों में विकिरण हो सकता है, और आपको सत्य नहीं बताना था। तो यही इसमें राइट हो जाएगा, जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, धातु एक्स धातु वाई था जेड धातु को क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, ठीक है। धातु एक्स वाई और जेड को धातु को क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है एक्स, ठीक है। अब है धातु वाई, धातु डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु जेड धातु डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। वाई तो कर सकता है डब्लू को, पर जेड नहीं कर सकता। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं बतानी है आपको इनमें से। तो एक्स है वो वाई और जेड दोनों को कर देता है, वाई सिर्फ डब्लू को करती है, जेड डब्लू को नहीं कर सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें वो आपको बताना है। इसमें क्या रहेगा, अभिक्रियाशील क्या, यानी जो भी लवण में कोई परिवर्तन हो रहा है विलयन में, तो वो उसमें सहयोग कर रही है, तभी तो वो परिवर्तन हो रहा है। तो एक्स है वो वाई और जेड को परिवर्तित करने में सहयोग कर रही है, तो एस क्या होगी, अभिक्रियाशील होगी, ठीक है। अब जो जेड है वो डब्लू को नहीं कर पा रही है, तो जेड कम क्रियाशील हो जाएगी। तो एक्स सर्वाधिक आ जाएगी और जेड न्यूनतम आ जाएगी। तो एक्स और जेड फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न की पहचान करिए। क्या दिया हुआ है, एक अधात्विक स्नेहक, दूसरा एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से करती है। तीन पे दिया हुआ है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संगठक है। चार दिया हुआ है एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो आपको देखना है एक दो तीन और चार पे जो धातुएं हैं वो कौन कौन सी है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है 16 नंबर क्वेश्चन में। पहला क्या दिया हुआ है हमें, एक अधात्विक स्नेहक, यानी स्नेहक के रूप में तो काम करेगा, पर वो एक मेटल एक धातु नहीं है, अधात्विक है। तो ऐसा कौन सा होता है जो अधात्विक स्नेह के रूप में काम करेगा। दूसरा क्या, एक धातु जो जल से तो अभिक्रिया नहीं करती, यानी H2O से तो नहीं क्रिया करती, पर भाप से वो
कर लेती है, तो वो होती है जिंक, जेडन। क्या होती है वो? जिंक जेडन होता है। ठीक है। एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संगठक है, तो वो होता है हमारा सोडियम, Na। तो Na किसका? बेकिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है? NaHCO3, यानी खाने वाला सोडा। तो इसका एक संगठक है Na। जो सोडियम है वो बेकिंग पाउडर का एक संगठक है। तो पहला, ठीक है, जिंक आ गया हमने 2 पे, और 3 पे Na सोडियम किया है। अब क्या है? 4 पे एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो पटाखों में जो प्रयुक्त होती है वो होती है सल्फर। क्या होती है? सल्फर। ठीक है। जो स्नेह के रूप में काम करेगा वो आएगा फास्फोरस। क्या आ जाएगा हमारा? फास्फोरस। अधात्विक स्नेह है, यानी धातु नहीं है, पर एक स्नेह के रूप में ये काम में लिया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो सही रहेगा इसमें। तो कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बी व सी थायराइड और अधिवक्र ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में किया जाता है। ई किया जाता है। तो ए बी सी डी ई क्रम से है, वो आपको बताना है। ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है। तो मुख्य ग्रंथि यानी जो बी और सी हमारी जो ग्रंथि है, उसके जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो ए द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वो आपको इसमें देखना है कि कौन सी है, ए हमारी कौन सी है और बी कौन सी है। तो ए आ जाएगी पीयूष ग्रंथि हमारी। ए क्या आएगी हमारी? पीयूष ग्रंथि आएगी। ठीक है। बी आ जाएगा अंडाशय, और सी क्या आएगा? सी आ जाएगा वर्षण। अंडाशय यानी मादा में पाया जाएगा, सी है वर्षण जो पुरुष यानी नर में पाया जाएगा। थायराइड और अधिवक्र ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन आदि हार्मोन, और अधिवक्र ग्रंथि जो जो हार्मोन स्रावित है वो ए द्वारा क्या किए जाते हैं? नियंत्रित किए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है। ए जो हार्मोन है वो डी को भी स्रावित करता है, यानी डी कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन है, जिसको स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जिसमें हमारे किशोरावस्था में क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष में उनके जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो डी जब हार्मोन स्रावित होगा, वृद्धि हार्मोन, उससे किशोरावस्था यानी ई में वो चीज बढ़ जाती है। ई क्या आ जाएगा? बढ़ना आ जाएगा हमारा। तो ए आ गई हमारी पीयूष ग्रंथि। ए क्या आई है? पीयूष ग्रंथि। तो ए पीयूष ग्रंथि दी हुई है हमें, एक तो 1 नंबर ऑप्शन में, एक दी हुई है 4 नंबर ऑप्शन। फिर बी और सी हमने क्या किया? अंडाशय और वर्षण किए। इसमें अग्नाशय और अधसूचक, तो ये नहीं आएगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। तो ए वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करते हैं जो किशोरावस्था में बढ़ जाते हैं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। वे पौधे हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? सभी कवक एकोशिकीय हैं। 4 दिया हुआ है, कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो कवक का उपयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह। तो सभी कवक एक कोशिकीय नहीं होते। ठीक है, तो ये बात गलत, ये सही है जो 4 पे दी हुई है, और 3 वाली गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते, ये बात भी सही है, क्योंकि जो कवक होते हैं उनमें परिणित नहीं रहता, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं करते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे पौधे हैं। क्या है? वे पौधे हैं। तो ये बात भी ठीक है, इनको वनस्पति के समान समझा जाता है, और इनके जो अध्ययन है उसको कवक जो विज्ञान है वो बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और कौन सा ठीक किया हमने? 4 नंबर का। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये दिया हुआ है हमें बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? रीना वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से
उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है, रीना पीड़ित है। वो आपको बताना है कि रीना कौन सी बीमारी से पीड़ित है। पहला हेपेटाइटिस, दूसरा हेजा, तीसरा है पेचिस और 4 पे दिया हुआ है टाइफाइड। तो कौन सी बीमारी से पीड़ित है रीना, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना। क्या आएगा इसमें, रीना किससे पीड़ित है, इसमें आएगा हमारा हेपेटाइटिस से पीड़ित है। इसमें भूख नहीं लगती, उल्टियां होती रहती है, और ये क्या है, लगभग हमारे ये जो बीमारी है लीवर से संबंधित है, हमारे लीवर से संबंधित है। इसमें भूख नहीं लगती, वजन कम हो जाता है, उल्टियां आने लग जाती है, और आंखों का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो रीना कौन सी बीमारी से पीड़ित आ जाएगी, हमारी हेपेटाइटिस से। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मृदा ए की निम्न जल वहन क्षमता और उच्च अंतःस्रावण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा बी की जल वहन क्षमता उच्च और अंतःस्रावण दर निम्न है। तो इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। मृदा सी में जल वहन क्षमता, अंतःस्रावण दर और जैविक पदार्थों की मात्रा मध्यम है। तो मृदा ए बी सी की पहचान करनी है आपको कि कौन कौन सी मृदा ये हो सकती है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो ए है वो कौन सी, कि जल वहन क्षमता क्या है इसकी, निम्न है। तो जल को जो नहीं सोख सकती, अपने अंदर नहीं इकट्ठा कर सकती, तो वैसी बालू मिट्टी मानी जाती है, रेत बोल सकते हैं हम उसको, क्या बोलेंगे हम, रेत बोलेंगे। क्या है, उच्च अंतःस्रावण दर है। मृदा में जैविक पदार्थ के स्तर भी कम है। अब बी की बात करते हैं। तो बी की जल चयन क्षमता क्या है, उच्च है। तो जल जहन क्षमता किसकी उच्च होगी, जो गाद होगी, हमारा स्लिट होगा, नहीं चिकनी मिट्टी, क्या आएगी, चिकनी मिट्टी। अब बात करते हैं सी। सी में जल चयन क्षमता तो क्या है, कम है, और अतःस्रावण दर और जैविक पदार्थों की मात्रा मध्यम है। यानी सी में जो सब चीजें हैं, जल की क्षमता को ग्रहण करना, उसको बाहर निकालना, और जैविक पदार्थ वो मध्यम है, ना ज्यादा है ना कम है, तो वो आएगा हमारा गाद। क्या आएगा, वो आ जाएगा गाद। पहले ए क्या किया हमने, रेत किया, ए को क्या किया, रेत, जल की जल वहन क्षमता कम होती है, सैंड। बी को चिकनी मिट्टी, क्ले, क्या किया है, चिकनी मिट्टी, जिसमें पानी की मात्रा आपको पता है ज्यादा रहती है, यानी जल वहन क्षमता उसकी उच्च होती है। ठीक है, तो ये इसमें बी में आ जाएगी चिकनी मिट्टी, और सी आ जाएगा गाद। सी क्या आ जाएगा, गाद आ जाएगा, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ए रेत, बी चिकनी मिट्टी और सी गाद, ये इसमें सही हो जाएगा 20 का सेकंड ऑप्शन। 21 क्या दिया हुआ, 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से देखना है कौन सा जांच आधारित जो उपागम होता है उससे संबंधित है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं। दूसरा, छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। तीसरा, शिक्षक खिलौनों के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहा है। 4 है, शिक्षक छात्रों को नवाचारी गतिविधियां गृह कार्य के रूप में दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो जांच आधारित उपागम से संबंधित होगा। इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन, इसमें आएगा जो, देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दिया कि छात्र समूह में बैठे हैं, यानी ग्रुप में बैठे हैं और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। तो इसमें वो किसी सिद्धांत को नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम को सोल्व करें, सिर्फ योजना बना रहे हैं कि कौन सा काम हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है ये सामाजिक को उसको बढ़ाएगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा, जो वार्तालाप करेंगे तो बच्चे एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हमारा जो सामाजिकरण है उससे को बढ़ा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें राइट हो जाएगा सेकंड 21 में। 22 क्या दिया हुआ, 22 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के छात्रों के पास के बगीचे में ले जाती है और उन्हें विभिन्न पौधों को देखने को कहती है और उचित कॉलमों में सही का चिन्ह लगाकर निम्न तालिका भरने को कहती है, यानी पहले हाइट के हिसाब से और फिर उनका तना कैसा है उसी हिसाब से। तो पहला दिया हुआ है प्लांट, पौधे का नाम लिखना है आपको, फिर देखना है कि वो आपसे छोटा है या बहुत लंबा है या थोड़ा लंबा है, यानी हाइट के हिसाब से देखना है। फिर उनका जो तना है वो हरा है, फिर कठोर है या मृदु है, फिर मोटा है या पतला है। ठीक है, तो आपको ये देखना है इसमें। ठीक है, और इस तालिका को भरना है।
तो पहला पौधा कौन सा लिया उन्होंने, तुलसी का लिया। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों का आवश्यकता है, यानी इससे बच्चे कौन से कौशल का विकास होगा कि वो बच्चे उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं, यानी अवलोकन तो वो कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वो उस चीज की कल्पना नहीं कर रहे। अवलोकन तो कर रहे हैं, वर्गीकरण भी कर रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं और वर्गीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है, अवलोकन कर रहे हैं, वर्गीकरण करें, कोई कल्पना नहीं कर रहे हो, सामने है उनके चीज को, कल्पना कहाँ है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्विंग कर रहे हैं और वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा और जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, सेकंड नहीं आएगा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऐसा दिया है फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है थर्ड नंबर ऑप्शन में, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण में आईसीटी के सामयिक न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता है। ठीक है, पहला दिया आभासी प्रयोगशालाओं जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए निशुल्क व मुक्त सृजन स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। दूसरा है अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तीसरा दिया हुआ है टेक्नोलॉजी निर्माण कर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। चार है समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, तो इसमें रहेगा जो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है कि टेक्नोलॉजी निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, ये इससे मेल नहीं खाएगा कि हम प्रयोगकर्ता तो बनेंगे, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता है, बाकी इससे संबंधित जो सारे कथन है वो सही है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 में। 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। पहला, छात्रों को उन तरीकों में संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सर्जित होती। दूसरा, छात्रों को विज्ञान की पाठ्यचर्या के विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका से परिचित करवाना चाहिए। चार है, वैध होने के लिए स्कूली विज्ञान की पाठ्यचर्या को निर्धारित चरण क्रम से गुजरना चाहिए। चार क्या दिया हुआ है इसमें, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को सही और त्रुटि मुक्त करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा इस, छात्रों को उन तरीकों में संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सर्जित होती है। तो वही हमें बताना है कि विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ को सबसे अच्छी तरह से व्याख्यात कौन कर रहा है कि अगर हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे कि ये चीज किससे बनी है, आप इस चीज को खोजो, जानो, समझो, तो बच्चा उस चीज को विज्ञान के जरिए सीखने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो तरीका है वो सबसे सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 में 25 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है, वो आपको बताना है। पहला है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहिए। आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व देना चाहिए। तीन है आवर्त परीक्षणों की लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठक होने चाहिए। चार है खुली किताब परीक्षाओं से बचना चाहिए क्योंकि ये नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा, तो इसमें आएगा आवर्त परीक्षणों की लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठक होने चाहिए। ये तरीका है वो इससे सही है कि जो हम परीक्षण ले रहे हैं उसमें लिखित और प्रायोगिक, प्रयोग से भी यानी बच्चे को करने के अवसर के द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं, तो वो तरीके दोनों शामिल होने चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 में। 26 क्या दिया हुआ है,
निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई स्तुतियों के साथ संरेखित नहीं बताना है। प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। ठीक है। दूसरे, शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए, यानी लगा देना चाहिए। विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए। 4 है, स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? क्या करना है हमें? जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है। तो प्रयोगों से बचना नहीं है, जितने ज्यादा होंगे प्रयोग करवाने हैं, बच्चों को करने का मौका अवसर उपलब्ध करवाना है। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें 26 में फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 27 क्या दिया हुआ है? 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी 2020 की स्तुतियों के साथ मेल नहीं खाता? इसमें भी नहीं बताना है। पहला है, द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, व्यवसायिक हस्तकौशलों के अनुभव को उच्च प्राथमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। तीसरा क्या है, पाठ्यचर्या को स्थानीय संदर्भों पर आधारित होना चाहिए। 4 है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? कि व्यवसायिक हस्तकौशलों के अनुभव को उच्च प्राथमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। ये जो है वो इससे मेल नहीं खाता है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे को हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिसका बच्चा उपयोग करके अपने जीवन के जो जीविका है उसको चला सके, आजीविका को। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ये इससे मेल नहीं खा रहा है। 27 28 क्या दिया हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी या अनिश्चित प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है? पहला है, एक शिक्षक छात्रों से उन विभिन्न तरह के पदार्थों के अनुभव को साझा करने को कहता है जिससे वे रोजमर्रा संपर्क में आते हैं। दूसरा है, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसे परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। दूसरा, एक शिक्षक परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरेख बना रहा है और साथ ही उसकी विभिन्न विशेषताओं को भी उजागर कर रहा है। 4 क्या है, पदार्थों की प्रकृति संबंधी छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं का पता लगाने के लिए शिक्षक मुक्त सिरे के प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन सा तरीका सबसे सही है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि थॉमसन के पलमपोडी मॉडल और दरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। ठीक है, सीमाएं क्या होगी कि इनकी क्या लिमिट है, कहाँ तक ये मॉडल काम किया, कहाँ तक नहीं, कहाँ इनमें कौन सी चीज कम रहेगी। ठीक है, इन पे कक्षा में चर्चा कराने अपना बता रहा है और बच्चों से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो तरीका इसमें शिक्षक भी क्रियाशील है और बच्चा भी है, ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। ठीक है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह भी पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाएगी, यानी एक अनुच्छेद दिया गया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित हो रही है? यानी बच्चे की कौन सी समझ को हम विकसित करना चाह रहे हैं? पहला, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होते हैं, यानी पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं कि उनके परिणामों को। दूसरा, विज्ञान में ध्यान पूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। तो कौन सा तरीका इसमें लागू हो रहा है वो आपको बताना है ये अनुच्छेद पढ़ने के बाद में। तो इसमें क्या आएगा, ओनली टू, कि विज्ञान में जो ध्यान पूर्वक ध्यान से देखने की जरूरत होती है। विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित नहीं है, यानी जो चरण है पहले से ही निश्चित नहीं कर सकते हम, तो ये नहीं आएगा, ओनली टू आएगा। यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसमें
सेकंड ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओनली बी। और 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। यानी इस जो बच्चे है, टीचर ने अपने जो शरीर की तुलना किससे की है, उसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी तुलना किससे की है, एक बंद विद्युत परिपथ में, कि जिसमें बैटरी है, जिसमें धारा प्रभावित हो रही है। उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है वो चलता है। तो इसके माध्यम जो शिक्षिका है वो कौन से कौशल को विकसित करना चाहिए, तर्क के, तुल्य रूपता के, कि इन्हें वास्तविक वस्तुओं के चारे खुले सिरे के सवाल पूछना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा कि वो किसी के साथ तुलना ही तो कर रही है, तो तुल्य रूपता, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।